हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो। भी करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। देखो, मैंने आपको बोला था कि भाई लूसीफर 2 का जो ट्रेलर है मुझे बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं लगा, क्योंकि शायद वो इतने इफेक्टिवली उस ऑडियंस को नहीं केटर कर पा रहे जिन्होंने लूसीफर 1 नहीं देखी है। तो फिर आप ही लोगों का एडवाइस आया, यार ऐसे मत बोलो, हमें तो बहुत पसंद आई थी। 30 करोड़ के बजट पे बनी थी और 127 करोड़ इसने कर लिए, तो कुछ तो खास बात होगी। तो लूसीफर 1 देख लो। और मैंने आपको ये भी प्रॉमिस किया था कि ठीक है, अगर मुझे अच्छी लगी तो मैं जरूर तारीफ करूंगा इसकी। एक्टिंग की लेके, डायरेक्शन से लेके हर चीज़ की तारीफ करी जाएगी, स्टोरी की तारीफ करी जाएगी। अगर मुझे अच्छी लगी तो क्या मुझे अच्छी लगी कि नहीं लगी, या फिर आप उसी गलत फहमी में हो कि भाई मेरे को तो साउथ की फिल्में पसंद नहीं है, जबकि वो चैनल पे जाते भी नहीं और वो देखते भी नहीं है कि कितनी सारी फिल्मों के बारे में मैंने यहाँ डिस्कस किया, चाहे वो मलयालम मूवी हो, चाहे वो तेलुगु मूवीज हो, चाहे कुछ कन्नड़ा मूवी हो, जिन्होंने जेन्युइनली काफी ज्यादा इंप्रेस किया। क्या लूसीफर इंप्रेस करता है कि नहीं करता, जो कि एक पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर है, 30 करोड़ के बजट में बनने वाली, जैसे मैंने बताया 127 करोड़ वर्ल्ड वाइड करती है। क्या ये वो मूवी है जिसको बस साउथ के नाम पे बहुत बड़ा बना दिया गया, या पृथ्वीराज की जो फर्स्ट डायरेक्टोरियल डेब्यू है उसने जेन्युइनली कमाल किया है? इसके अंदर कमाल के एक्टर जो है वो मोहनलाल हैं। मैं इनको कंपेयर करूंगा इन्हीं की ही मूवी का रीमेक बनाने वाले, और अब एक ही मूवी एक साथ कर रहे हैं, जो कि है अजय देवगन। दोनों के अंदर एक अजीब सी लेजी एलिगेंस है, जिसके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी और ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं होती। इनकी आंखें, इनकी थोड़ी सी बॉडी मूवमेंट ही बहुत कुछ बयान कर देती है। इसके अंदर जो विलन है वो है विवेक ओबरॉय, और टविनो थॉमस भी हैं। तो ये पॉलिटिकल फैमिली ड्रामा है, और साथ साथ में ये एक्शन का रूप भी ले लेता है। साथ साथ में इसके अंदर दो तीन एक थ्रिलिंग क्वेश्चन है जो आपका दिमाग के अंदर क्वेश्चन बना के रखती हैं। तो यहाँ पर एक पॉलिटिकल फैमिली लीडर है रामदास, जिनका थैंक यू वेरी मच हो जाता है। सचिन खेडकर ने इसका रोल प्ले किया है। मतलब सच्चाई के मोरल टाइप के इंसान है। उनकी बेटी है मंजू वॉरियर, यानी कि प्रियदर्शी, और उनका जो हस्बैंड है वो विवेक ओबरॉय, बॉबी दिखाया गया, जो कि यहाँ पर मेन विलन बताया गया। और इसके अलावा भी मल्टीपल लेयर्स ऑफ विलन है। इनके जो भाई हैं वो है टविनो थॉमस, जो कि बाहर रहते हैं, जतिन। और ये जतिन वापस आने की कोशिश करते हैं, ताकि वो राइटफुल अपने जो फादर की डेथ के बाद एक गद्दी संभाल पाएं। और प्रियदर्शी को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स के अंदर, वो पीछे एक ऐसा सपोर्ट फंक्शन रह सकती है। बट क्या ये बॉबी नाम का जो कैरेक्टर है ऐसा होने देगा कि नहीं देगा, या वो ही चाहेगा कि ऐसा हो जाए, उसके ऊपर पूरा गौर करती है। और एक और इंसान जो कि 26 साल से इस टेरिटरी यानी केरला के अंदर नहीं आया है, वो अचानक से वापस आ जाता है। इस इंसान का इस फैमिली से क्या रिलेशनशिप है, इसका नाम है स्टीफन, और ये किरदार निभाया है मोहनलाल ने। ये काफी सस्पिशियस तरीके का कैरेक्टर है, काफी गंभीर तरीके का कैरेक्टर है, जो कि एंड में पता चलता है कि ये कुरैशी अब्राहम के नाम से भी जाना जाता है। ये इंसान कौन है वो पूरी मूवी के अंदर आप डिस्कवर करते हो धीरे धीरे, लेकिन 1 घंटा 45 मिनट की जब मूवी बीत जाती है उसके बाद इनका फर्स्ट एक्शन सीक्वेंस आता है। तब तक डायरेक्टर साहब अपने कंधों पे चीज लेते हैं कि कैसे हम इसके अराउंड एक ऑरा बिल्ड कर सकते हैं, कैसे हम स्टोरी के अंदर बाकी किरदारों के आसपास खेलते रहते हैं। ऐसा ऑलमोस्ट आपको फील करा दिया जाता है कि मोहनलाल साहब का तो एक ही ऐसा सीन आया, क्या इनका कैमियो है, लेकिन लास्ट के जो 30 मिनट्स हैं वो आपको बिल्कुल एक हाई ऑक्टेन चीज पे लेके चले जाते हैं। अगर आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं तो 2 घंटे 15 मिनट की ये मूवी है, और 1 घंटा 45 मिनट तक तो आपको ऐसा लगता है कि एक आधे सीन के अंदर मोहनलाल साहब आए हैं, यानी स्टीफन का कैरेक्टर आया है, और लेकिन उसके बाद जो आधा घंटा है वो उन्हीं के ऊपर स्थित किया गया है। तो मुद्दा आ जाते हैं दो इस मूवी के अंदर कि नेक्स्ट लीडर कौन होगा। क्या रामदास के जो बेटे हैं वो बन पाएंगे टविनो थॉमस राइटफुली, या फिर कोई और भांजी मार जाएगा, या फिर ये बॉबी की जो मंसूबे हैं वो कामयाब हो जाएंगे। और दूसरा, ये जो इतना पावरफुल सा जो कैरेक्टर दिखाया जा रहा है, क्या ये सब कुछ कंट्रोल कर रहा है? जो कि यहाँ पर स्टीफन का कैरेक्टर दिखाया गया, वो सारी मिस्ट्री उसके इन एंड अराउंड चलती रहती है। उसकी गाड़ी का नंबर ले लीजिए, चाहे 666, चाहे उसके वो जो ट्रायंगल वाले मार्क आपको दिखते रहते हैं, वो 26 साल तक कहाँ था, और 26 साल पहले तक क्या हुआ था, इसका रिलेशन रामदास जाने की जो मेन पॉलिटिकल लीडर जिनकी डेथ हो गई थी उनसे क्या है। वो काफी सारी चीजें आपको हिंट मिलती भी हैं, आपके पास एज ऑडियंस आंसर आते भी हैं, लेकिन एक्सप्लिसिटली कहा नहीं जाता। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं बोलूंगा कि कहानी के हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया काम किया गया। पृथ्वीराज के पास शायद पहली वाली कहानी के लिए एज डायरेक्शन करने के लिए कम बजट था। वो पता चलता है कि इसको कम बजट के अंदर ठीक ठाक तरीके से मैनेज किया गया, चाहे वो थोड़े बहुत ब्लास्ट के वीएफएक्स हो, चाहे लास्ट का एक आधा सीन हल्का सा ग्लोरीफाई करके दिखाया गया जिसमें एक थोड़ा सा नकली हेलीकॉप्टर भी है। बट वो सारी जो चीजें हैं वो आपको अब इग्नोर कर दोगे, क्योंकि स्टोरी में काफी ज्यादा दम है। म्यूजिक स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा इरिटेट करेगा, क्योंकि वो आउट ऑफ द सडन आपको ऐसा फील कराया जाएगा कि आप एक केरला के क्षेत्र के अंदर हो, लेकिन
लेकिन अरबी म्यूजिक क्यों चल रहा है इसके अंदर, और बीजीएम के अंदर फर्स्ट आधे घंटे के अंदर बहुत ज्यादा अर्जेंसी है, ढूंढ 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 चलता रहता है, जैसे बहुत सस्पिशियस सी मूवी होती है, तो आपको 2 मिनट के लिए फील होता है कि यार बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से तो मूवी चल रही है, कौन क्या दुश्मन है, किसके क्या मंसूबे हैं, वो एकदम एब्सोल्यूट क्लियर है, लीनियर तरीके से चलती है। तो ये अर्जेंसी किस चीज की आप दिखा रहे हो, या म्यूजिक से जबरदस्ती क्यों क्रिएट कर रहे हो, ऐसी फीलिंग आती है। लेकिन एज द टाइम गोज बाय, हाफ ऑफ द मूवी के बाद आपको ये समझ में आना शुरू हो जाता है कि अर्जेंसी एक्चुअली में एक कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए यूज करी हुई है, जो कि लूसीफर का यहाँ पर कैरेक्टर है। कैमरा एंगल की अगर मैं बात करूं तो कुछ शॉट्स बहुत फैंटास्टिक तरीके से लिए गए फॉर अ न्यू डायरेक्टर, लॉन्ग शॉट्स लिए गए हैं, और कैमरा जो होता है ना कभी कभी फॉलो करता है, जैसे खिड़की के अंदर कुछ टूटा है तो पूरा उस खिड़की से बाहर जाते हुए वो क्रैक्स के साथ आपको दिखेगा। दूसरा, कभी कभी बहुत ही ऑकवर्ड तरीके की भी, बड़ी साउथ इंडियन टाइप के टिपिकल तरीके के भी शॉट्स लिए गए हैं। आई थिंक पृथ्वीराज की फर्स्ट मूवी है तो अलग अलग जगह से इंस्पायर हुए हैं, एकदम स्ट्रेट कैमरा आ गया, ऊपर से कैमरा आ गया, तो बड़ा नॉन लीनियर तरीके की भी आपको डायरेक्शन यहाँ पर दिखेगी कि एक पैटर्न को नहीं फॉलो किया गया, 3-4 पैटर्न को उन्होंने कोशिश करी है डालने की, और यहाँ पर भी स्लो मोशन आपको एंड में दिखेंगे, लेकिन उस तरीके के तेलुगु वाले स्लो मोशन नहीं है, ये अलग तरीके के स्लो मोशन है जहाँ थोड़े बहुत चाहिए। अगर हम यहाँ पर मोहनलाल साहब की बात करें और उसके बाद मैं स्क्रीन प्ले के ऊपर भी आता हूँ, तो उनकी एक लेजी एलिगेंस है, जैसे मैंने बोला, और अजय देवगन टाइप ही है, जिन्होंने मोहनलाल की ज्यादा पिक्चरें नहीं दी हैं, देखी है, उनकी आंखें, उनके एक्सप्रेशन, ये सब चीजें लगते हैं, बट वो यहाँ पर थोड़े से लेस फिट लगे हैं। थोड़ा सा क्रिटिसिज्म करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप मेन लीड हैं और अगर आपको बहुत ज्यादा फाइट सीक्वेंसेस भी दिए गए हैं, जैसे जेल का सीन जहां पर उनके ऊपर अटैक होता है, वहां पर आपको थोड़ी बहुत फिटनेस की जरूरत होती है, तो वहां पर कैमरा एंगल्स यूज करके, सिर्फ फेस एक्सप्रेशन लेके, बॉडी ना दिखा के, क्योंकि ठीक ठाक हैवी वेट है उनका यहाँ पर, वो चीजें हाइड करने की कोशिश करी है। तो स्मार्ट वर्क है, कैमरा वर्क यहाँ पर अच्छा है, अच्छी कोरियोग्राफी है एक्शन की, बट एट द सेम टाइम आप मेन हीरो से थोड़ा एक्सपेक्ट करते हो कि वो थोड़ा सा अलग दिखे, नॉट टू से कि मतलब सिक्स पैक होने चाहिए, मतलब थोड़ा सा फिटनेस लगे, थोड़ा बिलीवेबल जोन के अंदर जाना शुरू हो जाए, ये बिलीवेबल नहीं लग रहा था। फाइट का जो कोरियोग्राफी है वो ओकेश रखी गई है, इसलिए कोई बहुत ज्यादा लंबे लंबे शॉट नहीं रखे गए हैं कि भैया मोहनलाल साहब को इस उम्र के अंदर आप क्या क्या कराओगे, तो उनकी इंटेंसिटी ये है कि थोड़ा बहुत मार मूर के अपना पॉइंट एस्टैब्लिश कर दिया। दूसरा, उनका जो किरदार है वो इस तरीके से यहाँ पर रखा गया है, जो कि मेरे को आज के टाइम में अगर मैं करूँ, क्योंकि ये पहले आई थी तो क्रेडिट इसी को जाएगा, लेकिन रजनीकांत का जो कैरेक्टर आपने देखा था जेलर के अंदर, वेर इन he is a thinking brain behind everything, but at the same time he is not doing anything himself, he is giving orders। तो इनके जो ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं वो इनकी जो सीक्रेट सोसाइटी का ये पार्ट है, या फिर ये इनका जो बहुत ही बड़े किसी गंभीर एसोसिएशन का पार्ट बन गए हैं, या फिर ये कोई टेररिस्ट बन गए क्या, वो सब क्वेश्चन मार्क ये क्या बन गए, क्योंकि एक साइड पे तो ये बुरे काम करके ही आगे आए हैं, और दूसरी साइड ये अच्छाई की मूर्त बनना चाह रहे हैं केरला के अंदर, ये थोड़ा सा कंफ्लिक्टिंग जोन के अंदर चला जाता है। He's not a perfect person, he's a negative shade character outside the country, he's in Russia, but at the same time when he's in Kerala he is like a masiha। तो ये थोड़ा सा बात आपको डाइजेस्ट नहीं होती कि यहाँ पर आप मसीहा बन रहे हो, इंडिया के बाहर जो है आप इतने बड़े क्रिमिनल हो जाते हो, तो ये थोड़ा अनजस्टिफाइड लगता है। वो ऐसा लगता है कि ऑडियंस को थोड़ा सा बेवकूफ बनाया, क्योंकि केरला माई ओन कंट्री का पार्ट एंड गॉड्स ओन जैसे कहते हैं कंट्री, तो उसको तो ठीक रख लिया ना, बाकी फिर भाड़ में जाए। तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से राइटिंग जो है थोड़ी सी मुझे इस सेंस में कमजोर लगी। बाकी पृथ्वीराज का काम जो है वो कंट्रोल बजट में मुझे अच्छा लगा। डायरेक्शन पहले टाइम के डायरेक्टर के हिसाब से अच्छी है, अलग अलग लोगों से थोड़ी थोड़ी इंस्पायर्ड है, जो मुझे लूसीफर 2 के ट्रेलर के अंदर भी नजर आया कि अलग अलग जगहों से थोड़ा थोड़ा इंस्पायर्ड है। वो 2019 के अंदर जब ये मूवी आई थी तो भी मुझे यही लगा। अब मुद्दे की बात ये हो जाती है कि ये जो डेविल है ये अभी पार्शियल रूप दिखा है। डेविल मतलब जो आपका स्टीफन का या फिर कुरैशी अब्राहम का, क्योंकि 26 साल से कुरैशी अब्राहम बने हुए थे, ये कौन है, कैसे बन गया, बैक स्टोरी क्या थी, कितना बड़ा ये विलन है या फिर एंटी हीरो है, ये सारी चीजें मोस्ट प्रॉब्ली आपको बिग धमाके के साथ पार्ट 2 के अंदर यानी एम्परम L2 एम्परम के अंदर दिखने वाली हैं। मुद्दे की बात ये आ जाती है कि एंडिंग होते होते, क्योंकि अगर आपने नहीं देखी तो आप यहाँ वीडियो स्टॉप कर सकते हो, एंडिंग होते होते सब कुछ सही हो जाता है, सब इंसाफ मिल जाते हैं। जो विवेक ओबरॉय का कैरेक्टर है उसको मार दिया जाता है, प्रियदर्शी और उसकी बेटी को इंसाफ मिल जाता है। जिन्होंने नहीं देखी उनको पता है मैं क्या बात, जिन्होंने देखी उनको पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। जो जतिन टविनो थॉमस का जो कैरेक्टर है वो नेक्स्ट लीडर बन जाता है, जो लूसीफर भी चाहता था, और वहां पर जो एक और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट दिखाया जाता है उसको भी
सही ट्रैक पे ला दिया जाता है, उसको फंडिंग भी मिल जाती है, उसका फैमिली भी वापस आ जाती है। दूसरी साइड पे अगर आप देखें जहाँ पर टीवी चैनल्स हैं जो बहुत हद तक ये पॉलिटिशियंस और गलत लोगों के हाथ में थे, वो भी लूसीफर एंड में जाते जाते ठीक कर जाता है, एल के साइन के साथ खरीद लेता है उनको भी पार्टनरशिप के साथ, बोलता है सब कुछ सही करो। एंड में जाते जाते वो सबको यही नसीहत देता है कि मैं भी बुरा था लेकिन आप केरला के लिए अच्छा करिए। और एंड में जो स्पीच आती है वो भी ये आती है कि भाई ये गॉड की वो कंट्री है जो गॉड खुद नहीं रहते हैं, बल्कि ये डिस्कार्डेड कंट्री है जहां पर शायद लूसीफर का राज चलता है। इस तरीके से दिखाया जाता है और वो उनके क्लोथिंग के स्टाइल के अंदर भी दिखाया गया है कि जब कभी ये काले कपड़ों में होते हैं, कभी ये वाइट कपड़ों में होते हैं, जब जैसे कहते हैं ना राक्षस और प्योरिटी दोनों का मिश्रण यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखता है। और अगर आप इसको लिंक करेंगे लूसीफर से, वो ओरिजिनली एक एंजल ही था जो कि डिस्कार्डेड था स्वर्ग से, सोटू से, जो अगर हम पूरी कहानी अगर आपको याद है। अब मुद्दे की बात ये आ जाती है कि L2 में आपको अलग क्या दिखने वाला है, क्योंकि सब कुछ जब सॉर्ट आउट हो गया तो अब ऐसा क्या खतरा आने वाला है केरला के ऊपर, वो मैं बोलूंगा। अब अगर आप ट्रेलर देखें तो आप ये बोल सकते हैं कि यार हाँ अत्याचार हो रहा है पब्लिक के ऊपर, थोड़ा लार्जर स्केल हो गया है, लेकिन एग्जैक्ट खतरा क्या है ये आपको नहीं पता, तो आपको देखना पड़ेगा। सेकेंड चीज आपको जो देखनी है वो देखनी है जो ये कैरेक्टर है, ये क्योंकि सिर्फ आधे घंटे में दिखाया है पहले पार्ट के अंदर लूसीफर का, तो सेकेंड पार्ट में इसका बड़ा एक्सप्लोजन होने वाला है। तो बड़ा एक्सप्लोजन होगा तो ये हो जाएगा। अब थोड़ा सा मुझे फियर यहाँ पर यही है कि L2 में जब आप पूरा एक्सपोजे कर देते हो, क्योंकि यहाँ पर तो इंट्रीग थी कि कौन होगा मोहनलाल का कैरेक्टर, कैसा था, ये था वो था, लेकिन जब सेकंड में आप रिवील कर दोगे तो वो सबसे बड़ा गैंगस्टर टाइप होगा, आप उसकी पूरी ताकत जान जाओगे। तो फिर वो KGF के जोन के अंदर चला जाता है कि आपको पता है कि ये इंसान कुछ भी कर सकता है, ये स्मार्ट है, बंदूकें हैं, तो इसके ऑर्डर के ऊपर पृथ्वीराज निकाल देगा बंदूकें, किसी को भी अगवा कर लेगा, इसके पास पैसे भी बहुत हैं, ये सब चीजें आपको पता चल गई हैं। ये जब पता चल जाती हैं तो फिर आपके पास जो पहले जैसे वाले पार्ट के अंदर जो थे ना मिस्टिक जो थी वो कम हो जाती है। क्या ये मेंटेन रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी, वही चैलेंज होगा पृथ्वीराज के पास। लेट्स सी हाउ ही हैंडल्स। तो कल देखने जाएंगे, फिर आपको बताते हैं कि कैसा चल रहा है। ये शाम के एपिसोड के लिए रेडी रहना, जिसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि इसकी फाइनल एडवांस बुकिंग कैसी जा रही है। लेट नाइट बहुत सी जगहों पर ये रिलीज हो जाएगी, तो कैसे फर्स्ट कट रिव्यू आए, जिनको मैं तो पर्सनली बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ, बट आपको बता दूंगा लोग क्या कह रहे हैं। और लास्टली बेसिस एडवांस बुकिंग डे वन का इंडिया कलेक्शन क्या हो सकता है। और चलो एक और चीज भी डिस्कस कर लेंगे कि क्या हिंदी बेल्ट के अंदर इसका कुछ एक्सप्लोजन होना पॉसिबल भी है कि नहीं है, क्योंकि जब 2019 के अंदर आई थी तब इतने ज्यादा जो रीजनल कंटेंट है वो ब्लोट बड़े नहीं हुए थे। अब रीजनल कंटेंट बड़ा हो चुका है। क्या मोहनलाल इतने बड़े आर्टिस्ट हैं जो हिंदी बेल्ट में भी हिला सकते हैं? मेरे ख्याल से उनकी पॉपुलैरिटी इतनी नहीं है, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। बट उन जैसे हम ये बोले टविनो थॉमस की, और अगर हम बोलें इनके किरदार की पृथ्वीराज जो हैं, ये पॉपुलर हो चुके हैं बॉलीवुड के अंदर, हिंदी सिनेमा के अंदर। तो हो सकता है कि ऐसा कि ये थोड़ा सा अट्रैक्शन पॉइंट बने और लोग जाके देख के आए। बट वो जो शाम की रिपोर्ट आएगी कि कितना फाइनल एडवांस बुकिंग हुआ, उससे थोड़ी डायरेक्शन मिलेगी। तो जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, जो चीज़ें अच्छी हैं लूसीफर के अंदर वो मैं ज़रूर हाईलाइट करूंगा अगर मुझे अच्छी लगेगी तो। और अगर नहीं अच्छी लगी तो फिर मैं बैंड भी बजाऊंगा। बैंड बजाने वाला इसके अंदर कुछ था नहीं, तो मेरे को ये मूवी अच्छी लगी। और मुझे एक और चीज़ अच्छी लगी, क्योंकि मैंने गॉडफादर भी देखी थी पहले, इससे पहले, और वो इससे थोड़ा अलग तरीके का ट्रीटमेंट था उसका, वो थोड़ा देसी तरीके का और देसी तरीके का ट्रीटमेंट था उसका। तो एक्टिंग वाइज, इंटेंसिटी वाइज ये उससे बेटर पिक्चर है एनी डे। तो अच्छी चीज़ ये मुझे यहाँ पर लगी। और मुझे वो जो एम्बेसडर कार है काली वाली, वो काफ़ी अच्छी लगी। उसको देख के जेन्युइनली लगता है कि एम्बेसडर शुड कम बैक एंड वी शुड ओन वन। मेरा मूवी शूवी स्कोर पार्ट 1 के लिए रहेगा 3.5 to 4 stars out of 5। इट्स अ गुड मूवी, वेल डायरेक्टेड from a person who was directed for the first time, but yes, he was ideas were influenced from other directors also। वो काफी एविडेंट था। सेकंड पार्ट में क्या वो अपनी अदा बिल्कुल अलग से दिखा पाएंगे कि नहीं दिखा पाएंगे, वो देखने वाली बात होगी। बाय बाय।